जैसे हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी। आप सभी साथी जानते होंगे कि ईवीएस पेडागोजी में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको पेडागोजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो दोस्तों, अच्छी पकड़ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोगों को सबसे पहले पीवाईक्यू लगाना होगा, क्योंकि पीवाईक्यू से ही हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और हम क्वेश्चन और एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं कि आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे सेट करता है। तो मेरे भाई, आइए हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से और कुछ कंटेंट के माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके ट्रिक को भी समझेंगे कि आखिर हम लोग कैसे अच्छा स्कोरिंग करें और कैसे इसके निमोनिक्स को भी याद रखें। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले आप सभी साथी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों, आइए हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है मेरे भाई, देखिए थोड़ा ध्यान देना है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। क्या बोला है मेरे भाई? कक्षा 5 का जो सोनू है वो आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इनका क्या कहना है कि सोनू जो कक्षा 5 का जो छात्र है वो क्या करता है, अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय, तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है? माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। आप बच्चा को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्या उसके अंदर की कमी है वो आपको देखना है, उसके अनुसार माहौल बनाना है। तो आप माता पिता से क्या बात करेंगे? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। फिर है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। फिर 3 नंबर में उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समाप्त करने के लिए उससे बात करें। ये चल सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लेकिन चौथा भी देखेंगे, किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने में मदद करे। ये भी गलत हो जाएगा। किसी दूसरे बच्चों को आप बोलेंगे कि अरे फलाने का काम पूरा कर दो, सोनू का काम पूरा कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप वो बच्चा डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। वो बच्चा अपने आप में क्या हो जाएगा, वो गलानी फील करने लगता है कि यार हम नहीं कर पा रहे हैं और मेरा दोस्त अच्छे से होमवर्क का कार्य कर ले रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके का काम नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उसकी कठिनाई का पता लगाने, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी समझते चलेंगे और जो भी साथी का इंग्लिश है वो भी साथी के लिए इंग्लिश में भी पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं ताकि वो सभी साथी इंग्लिश में भी समझते चले। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका भी 3 होगा। क्या है? टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है? अब बोल रहा है मेरे भाई, जो ये ऑप्शन दिया है ना, इसमें कौन सा ऐसा संकेतक नहीं है जो ईवीएस में आकलन किया जा सके? क्या है? ईवीएस में आकलन का तो कौन सा नहीं होगा बताइए? समानता के प्रति सरोकार। ये देखिए, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये तो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है मेरे भाई नहीं है, तो ये तो हो जाएगा। अवधारणा मानचित्रण, ये नहीं होगा, ये मेरे भाई नहीं होगा। और सहयोग भी हो जाएगा। और मान न्याय के प्रति सरोकार, ये भी पॉजिटिव वर्ड है मेरे भाई, ये भी हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या पूछ रहा है कि संकेतक नहीं है, तो नहीं है तो कौन है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अवधारणा मानचित्रण ईवीएस में आकलन के लिए नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको मिटा करके और सही ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए, कोई भी साथी को जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। अब कोई भी साथी को कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और उसके पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और सीधे क्वेश्चन पूछे, सीधे अपना डाउट को मेरे से शेयर करें ताकि हम लोग डाउट के ऊपर आप लोग के लिए क्लास लेकर के आए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है मेरे भाई? पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। क्या बोला है? पौधे के लिए किए जाने वाले कार्य। पौधा के लिए कौन सा कार्य किया जाता है मेरे भाई? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है? पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, भंडारण करना,
पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो मेरे भाई यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे था कूट दिया हुआ, ठीक है, कूट रहा था, तो कूट में रहा था 1 और 2, ठीक है, सॉरी ए और बी है ना, ए बी सी है, तो हम लोग यहाँ पे कूट बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी, फिर बी में रहा होगा बी एंड सी, उसके बाद सी में ए सी, ए सी एंड डी, उसके बाद डी में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी एंड डी। अब बताइए, अब ऑप्शन को पकड़िए मेरे भाई, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, पौधे को सहारा देना, तो पौधे को सहारा देना सही बात है। उसके बाद ह्यूमस प्रदान करना, फिर भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। देखिए मेरे भाई, यहाँ जो आप क्वेश्चन में कुछ आपको लगता होगा कि टाइपिंग मिस्टेक है, वाकई में टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन था कि पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। मतलब पौधा जो होता है ना, वो पौधा कैसे कार्य करता है। मान लीजिए कि पौधा अगर जड़ है, तो जड़ पौधे को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कार्य करता है, ताकि वो पेड़ मजबूत बना रहे और लोगों को छाया दे, और उसमें किसी भी वायुमंडलीय जो भी उस पर होता है प्रतिक्रिया से उसको कोई फर्क ना पड़े। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में है पौधों को सहारा देना। तो पेड़ अगर अच्छा से खा रहेगा तो जड़ ही ना पौधों को सहारा देगा, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर ह्यूमस प्रदान करना, जड़ का काम नहीं है ह्यूमस प्रदान करना, ठीक है मेरे भाई, तो ये गलत हो जाएगा। फिर भोजन संचित या भंडारण करना, ये सही है, सी सही हो जाएगा। फिर पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये जड़ का काम है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सी और डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन क्या था, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए जो जड़ का काम होता है। समझे मेरे भाई, जड़ का, तो जड़ का काम होता है पौधे को सहारा देना, उसका होता है भोजन संचित करना या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या पौधे सही से खड़ा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अगर जड़ ही अगर नहीं रहेगा तो पौधा के पत्ती तक भोजन पहुंच पाएगा, जो उसको मिलता है भोजन उसको पलने बढ़ने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। उसका पानी और खनिजों को अवशोषित करना, जड़ के माध्यम से ही पानी होता है अवशोषित, और क्या करता है, उसके पत्तियों तक भेजने का काम करता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बताइए मेरे भाई, कौन में होगा। आंवला में तो होता है, लेकिन बंद गोभी में नहीं होता है, टमाटर में नहीं होता है मेरे भाई। फिर देखिए यहाँ बंद गोभी में नहीं होता है, आंवला में तो होता है, पालक में भी होता है ना। तो उसके बाद देखिए गुड़ में होता है, आंवला में होता है, टमाटर में नहीं होता है। देखिए हमारा तीनों ऑप्शन गलत हो गया ना। अब चौथा ऑप्शन में देखिए, इसमें आंवला भी है, पालक भी है और गुड़ भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई इस तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझते चलना है, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे आप लोग क्या करें, टिक मार के आगे बढ़ जाए। और देखिए एग्जाम में अक्सर बच्चे फेल क्या कर, देखिए नॉलेज सबके पास होता है, बस टाइम मैनेजमेंट की वहां कमी हो जाती है। आप कोई क्वेश्चन दे देगा और एग्जामिनर का फर्स्ट व्यू ही रहता है मेरे भाई कि आपको क्वेश्चन में उलझाए और आपका समय को लैप्स कराए, ताकि आप उन चीजों में उलझ के रह जाए और आप अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाए मेरे भाई। तो उसमें क्या होता है, आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। बताइए मेरे भाई कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक में है चीजों को हम बनाते हैं और करते हैं, चीजों को हम बनाते हैं और करते हैं। दूसरा क्या है, चीजें कैसे काम करती है। तीसरा क्या है, पदार्थ। चौथा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाया गया है क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के
लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? विद्यालय में मिड डे मील समझ रहे हैं ना मेरे भाई? मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लंच के लिए खाना आता है और बच्चे को दिया जाता है, उसी को बोलते हैं मिड डे मील। तो क्या बोला गया है? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? अब ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन 1 में क्या बोला है? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। बताइए मेरे भाई, कितना गलत बात लिखा है। आप अगर बच्चा को खाना नहीं देंगे तो उसको पढ़ने में मन लगेगा? तो फिर ये मूल्यवान समय को बर्बाद कैसे कर रहा है? आप मान लीजिए कि कोई भूखा पेट बच्चा बैठा हुआ, आप उसको पढ़ा रहेंगे तो उसको खाना पर ध्यान जाएगा ना, उसको पढ़ने में मन लगेगा? तो बताइए, तो ऑप्शन सीधा गलत हो गया, देखते काट देना है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बताइए मेरे भाई, अगर पेट में भोजन नहीं रहेगा तो पढ़ाई होगा, तो शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऑप्शन को सीधा काट देना है, ठीक है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्या है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये मेरे भाई लग सकता है, ये जा सकता है, लेकिन हम लोग चौथा भी देख लेते हैं क्या बोला है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। बताइए, जो बच्चा सुबह में नाश्ता करके घर से खाना खा के जाएगा, क्या उसको मिड डे मील भोजन नहीं मिलेगा? ये तो सरासर गलत है ऑप्शन। तो ऐसा ऑप्शन मिले मेरे भाई, काट देना है। काट देंगे ना? चलिए, तो अब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इंग्लिश वाले में भी क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या है? इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ठीक है मेरे भाई, तो सभी साथी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोई भी साथी को अगर कहीं भी समझ में नहीं आए, आप लोग बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि जब तक मेरे भाई आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे साथी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में इस तरीके का डाउट आया। ठीक है बंधु, तो आप सभी साथी कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप सभी साथियों के लिए नियमित क्लास आता रहे। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? अब क्या बोला मेरे भाई? वैकल्पिक ढांचे मतलब अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है ना। तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? अब हम लोग ऑप्शन इसका पढ़ेंगे। ऑप्शन में क्या बोला है? ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। नहीं, दृढ़ता क्या है? निगेटिव है, इसको काट देना है। दृढ़ता से नहीं, बच्चों को लचीला पूर्वक वो चीज को अर्जित करना चाहिए। तो सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, दृढ़ता दिख गया बस सीधा काट देना है, ये नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। आपको विभिन्न घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण नहीं करना है मेरे भाई। पाठ्य पुस्तक की जहां बात है उसको भी काटना है। आपको बच्चों के दैनिक जीवन से उसको जोड़ के पढ़ाना है, उसको तरह तरह के एग्जाम्पल से जोड़ना है, उदाहरण देना है, ताकि बच्चा अपना कॉन्सेप्ट खुद डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला है? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। देखिए ये आ गया ना, विचार, बच्चा में जो विचार बन रहा है ना, जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, अलग है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बच्चा देख रहे हैं यहाँ पे जो भी अवधारणा है उसके अनुसार नहीं सोच रहा है, अपने अनुसार सोच रहा है कि हाँ अगर हमको खाना खाना है तो हमको क्या पसंद आ रहा है, उसमें दाल खाएंगे तो दाल से हमको क्या प्रोटीन मिल रहा है, उस प्रोटीन के बारे में शोध कर रहा है, अपना कॉन्सेप्ट बना रहा है। तो वो आपके अवधारणाओं के औपचारिक स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है ना। वो अपने अनुसार सोच रहा है और अपना खुद कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लेकिन चौथा ही पढ़ लेंगे। चौथा में क्या बोल रहा है? वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। ये सब कुछ नहीं मेरे भाई, बच्चा भगवान होता है, केंद्र में बच्चा को रखना है। बच्चा जैसे उसको पढ़ने में मन लग रहा है, जैसा वो सराउंडिंग चाहता है, जैसा वो वातावरण चाहता है, उसके अनुसार आपको क्लास को कंडक्ट करना होगा मेरे भाई। आप सभी साथी इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जो भी साथी डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि बच्चा को केंद्र में रखना है। अब वो पुरानी पद्धति गई, ठीक है मेरे भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या बोला इंग्लिश में? आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मरली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? ये क्या है? ये कंटेंट है। आपको ये आपके ईवीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई, मतलब ये पेडागोजी का नहीं है, ये ईवीएस के कंटेंट का क्वेश्चन है। अब बताइए ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 3 में है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? सल्फर। कौन होगा मेरे भाई? इसमें टिक लगाया जाए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड इसका जिम्मेदार है, जिसके कारण ताजमहल पीले रंग के होते जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बिना आलोचना किए हुए आप चीजों को स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में यह सस्ता और सुलभ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। क्या बुजुर्ग लोग के पास ही खाली समय है और वो सब सारे बुजुर्ग बुद्धिमान ही होते हैं? ऐसा भी गलत है, ये गलत यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। तो फिर ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेकिन इसको पढ़ के देखते हैं पहले क्या कहा है। अगर 3 गलत हो गया तो चौथा सही होगा ही होगा। लेकिन देखते हैं, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सही है मेरे भाई, समुदाय क्या है? आपको वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इट प्रोवाइडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सिटिंग। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है मेरे भाई? ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरो पर एक अध्याय है। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में सपेरो पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई? बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। तो हम लोग अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कि यह एक अवैध कार्य है, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला है? सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऐसा कुछ जागरूक करना है क्या? क्या छुट्टी का दिन है तो बच्चा कभी फिर सपेरों को नहीं देखते हैं तो उनको दिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए हम पढ़ा देंगे? तो ऐसा भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें, ऑप्शन नंबर सही 4 यही हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें सांपों के अनुसार उन्हें जीने दे। से एक जीव को जिस तरीके से आपको जैसे जीने की आजादी है वैसे से सांप को भी जीने की आजादी होनी चाहिए। तो यहाँ का ऑप्शन कुछ कट गया है मेरे भाई। देखिए, दैट स्नेक चार्मर्स में नॉट हार्म स्नेक एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ, मतलब जो उसको सराउंडिंग चाहिए सांप को वैसे सराउंडिंग में उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी में बोला था ना कि सपेरों पर एक अध्याय, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, ताकि बच्चा समझ सके कि सांप जो सपेरा लेकर घूम रहा है उसको हम सपेरा को समझाएंगे कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाइए, इसको भी जीने का अधिकार है, ये जंगल में रहता है, इसको जंगल में छोड़ दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में आपको लगेगा कि सब सही है लेकिन आपको उसके एकदम एग्जैक्ट बातों को पकड़ के टिक मारना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? निपेंथिस। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है। क्या है मेरे भाई? निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। निपेंथिस जो एक पौधा है उसके बारे में। एक में क्या बोला है? में यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत
में मेघालय में पाया जाता है। सही बात बोला है। जो निपेंथिस पौधा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बात सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सही बात है मेरे भाई, सही बात बोला है। इसका जो निपेंथिस का जो पौधे का आकार होता है ये एक घड़े जैसा होता है और इसका जो मुंह होता है वो पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। नहीं भाई, ये बड़ा बड़ा कीड़ा को भी फंसा करके शिकार कर लेता है। तो और ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है देखिए, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए और बी। तो कूट में क्या है? ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, समझ में सभी साथियों को आ रहा है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तमिलनाडु के निकटवर्ती मेरे भाई कौन राज्य है? बताइए, बोलो। तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन राज्य है मेरे भाई? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है आंध्र प्रदेश। तो है ही, सही बात है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा नहीं है, कर्नाटक है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद केरल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल है। तो 3 ऑप्शन तो मेरे भाई ऐसे गलत हो गया, चौथा सही हो जाएगा। चौथा में क्या है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, केरल है और कर्नाटक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए यहां तक समझने में कोई भी साथी को दिक्कत कि आखिर इसके निकटवर्ती क्यों है? तो आपको मेरे भाई मैप देखना होगा, इंडिया का मैप देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखिए, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, बताइए ऑप्शन नंबर में, अब ऑप्शन में पढ़ना है कि आखिर बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, बच्चों को इससे क्या सीखने को मिल सकता है और इससे अर्थपूर्ण लर्निंग कैसे होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करना चाहिए। ये लग भी रहा है लेकिन थोड़ा सा इसे और आगे पढ़ के देखते हैं। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करना चाहिए, ये भी सही लग रहा है मेरे भाई, लेकिन और पढ़ते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, सही बात है, क्रियाकलाप का अवलोकन ये भी सही है। उसका अनुभव साझा, देखिए इसमें अनुभव साझा भी दे दिया ना, और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा तो टैग वर्ड पॉजिटिव वर्ड चर्चा है, ये सभी पॉजिटिव वर्ड ही है। क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा, उस पर चर्चा, समझे ना। तो सब क्या है, सब पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन देखिए इसमें भी दिया था, तो इसमें सिर्फ क्या दिया था? क्रियाकलाप का अवलोकन, तो इसमें दिया था अनुभव साझा करना, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में तीनों दे दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई आपको अगर ईवीएस पेडागोजी में अगर अच्छा नंबर लाना है तो सीधे 1-2 ऑप्शन पढ़ के टिक नहीं मारना है, सभी ऑप्शन आपको पढ़ना होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप एक ऑप्शन को देखे अरे सही लग रहा है मार के निकल गए, आप पता चला कि तीसरा ऑप्शन में सब कुछ इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करना, ना ये तो गलत है, बच्चा को ये सब चीज नहीं करवाना है। ठीक है मेरे भाई, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना है कि बच्चा करके सीखे, स्वयं से सीखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे भाई क्या बोला है? निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, सही बात है। हाथी आप देखिएगा कि हमेशा गंदा पानी में खेलना पसंद करेगा क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, सही बात है मेरे भाई। कीचड़ वाला पानी बड़ा ठंडा रहता है तो उसमें हाथी जाके बैठ के दुबक के बैठता है और आराम से अपना खेलते रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये सही है इसका कथन। फिर कथन 2 में क्या? अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। नहीं भाई, 2 से 4 घंटे आप लिख लीजिएगा, 2 से 4 घंटा पसंद करता है, 10 घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 3 में क्या है? कथन 3 में 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, सही बात है, सही बात है मेरे भाई, 200 किलोग्राम होता है। फिर 4 में क्या? अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा जाते हैं। बात सही बोला एकदम मेरे भाई, ये सही बात है। तो अब देखिए कूट कौन सा होगा?
तो होगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बोलिए मेरे भाई कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है देखिए, इसमें बोला है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी ओक, अब हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे कि रेगिस्तानी ओक के बारे में जो कथन दिया है वो क्या सही और क्या गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बात तो सही बोला है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरे भाई। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सही बात है मेरे भाई, इस पेड़ की यही तो खासियत है, ये जब तक ये पानी की सोर्स तक नहीं पहुंच जाए तब तक इसका जड़ फैलते रहता है, समझे। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये भी सही बात है। सोच लीजिए कि रेगिस्तानी ओक का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। लोग इसके जड़ के पास है ना, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है तो इसके जड़ के पास क्या करते हैं, एक छोटा सा पतला पाइप लगा करके और पानी वहां से निकाल करके पीते हैं। क्लियर लिखा है ना कि इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, समझे। इसका तना में जमा रहता है और पतला लोग क्या करता है, पतला पाइप को लेकर के इसके तने में लगा करके वहां से पानी निकाल के पीता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी कहां पे है, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना, ए, सी, डी। और इसमें भी देख लीजिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी साथी को आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब सारे साथी समझ भी गए होंगे कि कैसे ट्रिक को फॉलो करना है। तो दोस्त हमेशा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को ध्यान में रखना है, इससे क्या होगा, आपको आसानी से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और आप ईवीएस पेडागोजी हो या उसका कंटेंट हो, दोनों में आप अच्छा स्कोरिंग करके 30 में 30 ला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।